शो इन ऐप नहीं करता क्या आपने पहले? नोटिस नहीं डाला अभी? हाँ बाबे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 1 किया था। आज होगा इसका पार्ट नंबर 2। समझ गए? तो जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर को ही आप लोग विद्युत धारा बोलते हैं। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि अगर आप लोग चाहते हैं कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो तो इसके दो सिरों पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर होना चाहिए, और इसके दो सिरों पे जितना ज्यादा विभवांतर होगा करंट उतनी ही ज्यादा फ्लो होगी। मैंने आपको यह भी बताया था कि दो सिरों पे विभवांतर कैसे ला सकते हो। आप लोग कोई बैटरी लगा सकते हो। अगर बैटरी 10 वोल्ट की लगाओगे तो करंट कम फ्लो होगी, 20 की लगाओगे तो ज्यादा, और ज्यादा 100 वोल्ट की लगाओगे तो और ज्यादा फ्लो होगी। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों एक चीज मैं बस आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं, प्लीज इधर आप लोग देखेंगे। जैसे अगर आप लोगों को कई बार पूछा जाए एग्जाम में कि यार ये कोई वायर है, इसमें मान लो कुछ करंट फ्लो हो रही है 10 एम्पियर या 15 एम्पियर या 20 एम्पियर। अगर आप लोगों को किसी सर्किट में या किसी वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है अगर आप लोगों को चेक करना है तो उसके लिए एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है अमीटर। दोस्तों क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है अमीटर। दोस्तों एक डिवाइस और होती है जिसका नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर होता है। जिसका नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर होता है। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अमीटर क्या है? ज्यादा करंट मेजर कर सकता है, गैल्वेनोमीटर कम ही मेजर कर सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं इस सर्किट में 100 एम्पियर फ्लो हो रही है करंट, तो गैल्वेनोमीटर बेचारा नहीं कर पाएगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? कम करंट, कम अमाउंट का करंट ही मेजर कर सकता है, कम करंट ही। ठीक है, साथ में गैल्वेनोमीटर दिशा को भी दिशा भी दर्शाता है, दिशा भी दर्शाता है। इसका मतलब करंट यहां से यहां पर फ्लो हो रही है या वहां से यहां पर फ्लो हो रही है। दोस्तों अगर आप लोगों को देखना हो कि यार ये कोई वायर है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो ऑब्वियसली बात है इसके दो सिरों पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर होगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसके सिरों पर विभवांतर कितना है, तो ये चेक करने के लिए आप लोग क्या लगाएंगे? कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर मापती है, जबकि आपका अमीटर और वो गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ यानी ओम के नियम की। देखिए दोस्तों ओम का नियम क्या है, प्लीज आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये कोई वायर है, इसके सिरों पर अगर आपने विभवांतर है ना, जिसको अभी मैं V से डिनोट कर रहा हूं, विभवांतर ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगी? करंट फ्लो होगी। तो ये ओम के नियम ने यही बताया था कि अगर किसी तार के सिरे पे आप लोग जितना ज्यादा विभवांतर करोगे करंट उतनी ही ज्यादा होगी। अगर सिरों पर विभवांतर का मान कम होगा तो करंट का मान क्या होगा? कम होगा। इतनी सी बात क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? तो आप लोग ध्यान रखिए, ओम का नियम बोलता है कि जो V होता है ना यानी विभवांतर, वो समानुपाती होता है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। इसका मतलब क्या है? किसी वायर में अगर करंट ज्यादा फ्लो हो रही है तो उसके सिरों पर विभवांतर ज्यादा है, किसी तार में करंट कम फ्लो हो रही है तो उसके सिरों पर विभवांतर क्या है? कम है। तो ये ओम का नियम है। तो देखिए दोस्तों आप लोग इसको ऐसे समझिए, जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हो एक पानी का एक क्या है? कंटेनर है। उसमें आपने छेद कर दिया, एक छेद यहां पर कर दिया, एक छेद यहां पर कर दिया, एक छेद यहां पर कर दिया। मैंने आप लोगों को जब हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था, मैंने वहां पर भी पढ़ाया था जितना ज्यादा आप लोग गहराई में जाओगे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है तो दोस्तों यहां से जो पानी निकलेगा वो दूरी पर जाएगा। यहां पर प्रेशर थोड़ा कम है तो यहां से पानी निकलेगा वो ज्यादा दूरी पर नहीं जाएगा, वो कम दूरी पर जाएगा। जबकि यहां से जो पानी निकल रहा था वो ज्यादा दूरी पर जा रहा है। समझ में आ गई बात को? तो जिस प्रकार आप लोगों का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना दूर पानी जाएगा, वैसे ही तार के सिरों पर जितना ज्यादा विभवांतर होगा करंट क्या होगी? उतना ही क्या होगा? फ्लो होगा। ठीक है, आप इधर देखो तो ओम्स का नियम हम लोगों को क्या बोलता है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, यानी विभवांतर ज्यादा
या फिर मैं बोलूँ करंट आप लोग के जितनी ज्यादा फ्लो हो रही है, इसका मतलब विभवांतर उतना ही क्या है, ज्यादा है। दोस्तों एक चीज आप लोग मुझे ध्यान से समझिएगा, आप लोग ये मत पढ़ो जो मैं समझा रहा हूं, बस वही समझो, वही चीज यहां पर लिखी गई है, आप तो बस ये वाला समझो, ये है आपका ओम का नियम, समझ लोगे, यहीं पर आपकी बात पूरी हो जाएगी। देखिए प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। आप लोगों को पता है जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है। ओम के नियम ने बोला था v जो होता है ना वो समानुपाती होता है I के, तो जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहां पर जो कांस्टेंट है वो क्या है, R। ठीक है, तो ये v बराबर में क्या लिख सकता हूं, I इंटू आर लिख सकता हूं क्या। दोस्तों ये R क्या है, R है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अब आप लोग बोलोगे ये प्रतिरोध क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखो प्लीज मेरी बात को आप ध्यान से समझिए, ये कोई वायर था, इसके सिरों पर आपने कुछ विभवांतर उत्पन्न करा, हो सकता है 10 वोल्ट का, हो सकता है 40 वोल्ट का, कुछ भी विभवांतर आपने उत्पन्न करा। ठीक है, आप लोग अगर विभवांतर ज्यादा लगाओगे इसके सिरों पर तो करंट क्या होगी, ज्यादा फ्लो होगी। अगर इसके सिरों पे विभवांतर आप लोग कम उत्पन्न करोगे तो करंट क्या होगी, कम फ्लो होगी। ये बात आप लोगों को सभी को पता है ना, ये बात आपको सभी को पता है ना, पता है या नहीं पता, बोलते नहीं हो यार। दोस्तों मेरा क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि अगर मान लो मैंने विभवांतर ज्यादा लगाया लेकिन करंट तब भी ज्यादा फ्लो नहीं हो पा रही, इसका क्या कारण हो सकता है। इसका कारण ये है कि सर इस तार में कोई दिक्कत है, ये तार ऐसे पदार्थ से बना हुआ है जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों उस चीज का भी तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वो सारी की सारी चीज हम लोग रेजिस्टेंस में काउंट कर लेंगे। जैसे V बराबर क्या है, I इंटू आर। I को मैं क्या लिख सकता हूं, V बटे आर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं ना। तो दोस्तों अगर किसी तार का रेजिस्टेंस ये वाला मान अगर ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। समझ गए बात को। तो हर तार का दोस्तों कोई ना कोई क्या होता है, प्रतिरोध होता है, उसको मैं R से डिनोट कर रहा हूं। प्रतिरोध का मतलब क्या है, हम लोग ये देखना चाहेंगे उसमें करंट आसानी से फ्लो कर रही है नहीं कर रही। अगर आसानी से फ्लो नहीं कर रही इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस यानी उसका प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है। दोस्तों जैसे आप लोग विभवांतर को वोल्ट में नापते हैं, करंट को एम्पियर में नापते हैं, वैसे ही रेजिस्टेंस को हम लोगों को किस में मापना है, ओम में मापना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस का, है ना। आपको ओम के नियम से मैंने लिख दिया V बराबर I इंटू आर। कई बार आपको एग्जाम में दोस्तों ये दे देगा, ये दे देगा, I का मान पूछेगा। कई बार दोस्तों ये दे देगा, ये दे देगा, ये मान पूछेगा। कई बार ये दे देगा, ये दे देगा, इसका मान पूछेगा। तो आप लोग सिंपली फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बस एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस का ये जो V होता है, विभवांतर होता है, जिसको आप लोग सिंपली वोल्टेज भी बोल सकते हो, इसका मात्रक होता है वोल्ट, करंट का मात्रक होता है एम्पियर और रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। ओके, बताइए दोस्तों चीजें क्लियर है, थम्स अप करके बता दीजिए। ठीक है, आ जाओ, अब आ जाओ। तो दोस्तों कई बार हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार V बराबर आई आर था या I बराबर वी आर था। तो इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक आप लोग क्या याद रखो, वायरल। क्या याद रखो, वायरल। जैसे हम लोगों को फीवर हो जाता है ना, तो वायरस से मान लो कुछ आपके सर्दी जुकाम हो गया वायरस से, किसी वायरस से, तो हम लोग बोलते हैं ना मुझे वायरल हो गया। तो इस वायरल से याद रखोगे VIR, है ना। तो V बराबर होता है I इंटू आर। ऐसा सीक्वेंस में आप लोग याद रखेगा, V बराबर होता है I इंटू आर। इतनी सी बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताएंगे। ठीक है, छोटी सी बात आप लोग मुझे बताएंगे। मैंने क्या बोला कि हर तार का कोई ना कोई प्रतिरोध होता है। जैसे ये कोई वायर नंबर 1 लिया आपने, ये है वायर नंबर 1, पहला तार है ये। दोस्तों ये कोई आपने दूसरा वायर लिया, वायर नंबर 2, ये कोई आप लोगों ने दूसरा तार लिया। समझ गए बात को? आपने क्या देखा, इस तार के सिरों को, पहला वाला जो तार था इसके सिरों को आपने एक बैटरी से जोड़ा। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये बैटरी कितने वोल्ट की है, मान लो 50 वोल्ट की है। सिमिलरली आपने दूसरा तार लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये कितने वोल्ट की है, मान लो दोस्तों ये 20 वोल्ट की है। ठीक है, आई एम सॉरी, इसको भी आप 50 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग क्या मान लेते हैं, 50 वोल्ट आप लोग इसको भी मान लीजिए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? ठीक है, हाँ तब ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। आपने क्या करा, इस तार को भी 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए, इसको भी 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा।
तो आपके अकॉर्डिंग करंट क्या होनी चाहिए थी, दोनों में सेम होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या देखा, इसमें करंट ज्यादा फ्लो कर रही है, इसमें कम फ्लो कर रही है। इसका मतलब ये तार अलग है, ये तार अलग है, इसमें कम फ्लो हो रही है, यानी इसका रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है। ठीक है, समझ लो बात को। तो हर तार का कोई ना कोई प्रतिरोध होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर तार का कोई ना कोई प्रतिरोध होता है। चलो आ जाओ। अब दोस्तों इस प्रतिरोध के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो प्रतिरोध है ना, मैं बोलूं प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या है, तो दोस्तों ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक गुण है ना। तो ये वो दर्शाएगा कि उसमें करंट फ्लो होना कितना ज्यादा मुश्किल। अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब उसमें करंट फ्लो होना बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल है। ये आवेश के प्रवाह को क्या कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका SI मात्रक ओम है, और इसे ओम को हम लोग इस वाले अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बोला किसी तार का वायर है, किसी वायर का प्रतिरोध है 10 ओम, तो ओम को हम लोग इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले सिंबल से। क्लियर है क्या, समझ में आ गई बात को, क्लियर, ठीक है। आ जाओ, अब आप लोग इसको एक ऐसी चीज देखिए, देखो मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर से आप लोग समझिएगा। जैसे ये कोई वायर है, आपने इसको एक बैटरी से जोड़ा, कितने वोल्ट की बैटरी थी, 1 वोल्ट की बैटरी थी। कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मान लो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने पर अगर करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रही है, इसका मतलब उसका प्रतिरोध कितना है, तो V बराबर होता है I इंटू आर। आर हो जाएगा आप लोगों का V बट्टे आई। तो अगर V का मान भी 1 है, I का मान भी 1 है, 1 बट्टे 1 1। तो अगर ध्यान रखिएगा, अगर किसी तार को आप लोग 1 वोल्ट की बैटरी से जोड़े और उसमें फ्लो होने वाली करंट अगर 1 एम्पियर है, तो उसका मतलब उसका प्रतिरोध कितना है, 1 एम्पियर है। ठीक है, आ जाओ, चलिए दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग ऐसे समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं वाटर से। दोस्तों पानी का प्रेशर जितना ज्यादा होगा, पानी क्या उतना ही ज्यादा फ्लो होगा क्या, तो पानी को मान लो करंट, तो यहां पर प्रेशर का मतलब क्या है, प्रेशर का मतलब वोल्टेज, क्योंकि जैसे पानी का प्रेशर ज्यादा होगा ना, तब करंट, ये पानी ज्यादा फ्लो होगा, जल्दी फ्लो होगा। वैसे ही दोस्तों वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, विभवांतर जितना ज्यादा होगा, करंट क्या होगा, उतना ही फ्लो होगा। ठीक है, अब दोस्तों जैसे मान लो आपके पाइप को आपने बीच में से बांध दिया, तो पानी उतना ज्यादा फ्लो नहीं हो पाएगा, आपने पतला कर दिया। तो सेम ये दोस्तों, ये जो इसको क्या मान लो, प्रतिरोध मान लो, क्योंकि अगर किसी वायर का प्रतिरोध ज्यादा होगा तब भी करंट क्या होगी, ज्यादा फ्लो नहीं हो पाएगी। बायोलॉजी कब से स्टार्ट होगी, माधव जी, इस फिजिक्स को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। ठीक है, अब बात आती है सर, किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो किस किस पर निर्भर करता है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप हम लोग इसको समझाइए। बिल्कुल मैं समझाता हूं, प्लीज ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, समझो मेरी बात को। देखो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई वायर मैंने लिया, इस वायर की क्या है, कुछ लेंथ है, मान लेते हैं लेंथ L है। इसका जो ये वाला एरिया है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसको मैंने मान लिया A। दोस्तों पहली चीज क्या है, हमने क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी लंबाई के। प्रतिरोध जो होता है ना, वो समानुपाती होता है लंबाई के। यानी अगर आपने एक तो ये वाला तार लिया, एक आपने ज्यादा लंबाई वाला तार लिया, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है लंबाई के। पहली चीज हम लोगों ने ये देखी। दोस्तों दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी, जो रेजिस्टेंस है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये एक तार है, इसका एरिया क्या है, कुछ है। अगर मैं सेम लंबाई का कोई दूसरा तार लेता हूं जिसका ये वाला एरिया क्या है, ज्यादा है, तो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती अगर ये एरिया ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो हम लोगों ने देखा किन दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, एक तो आप लोगों का लंबाई पर, और क्या कर रहा है, एरिया पे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रही है ना फिजिक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ फिजिक्स समझ में आ रही है, नहीं आ रही, मजा आ रहा है ना। तो मैं आपको बिल्कुल ये समझ के पढ़ाता हूं कि आपको कुछ नहीं आता तो बिल्कुल मस्त रहो, साइंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम में बढ़िया आप लोगों का स्कोर आएगा, किसी प्रकार की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाओ दोस्तों इधर देखो, तो जब मैं इन दोनों को मिलाऊं तो मिला के मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जो R है वो L/A के समान, ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या मैं, ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या, ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या।
दोस्तों जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहां पर जो कांस्टेंट आता है ना, जब भी ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट आता है। यहां पर एक कांस्टेंट आया, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। अभी बताता हूं, टेंशन मत लो। रो इंटू एल बट्टे ए। तो यानी ये आपके पास में क्या हो गया, किसी भी तार का अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या क्या चाहिए, उसकी लंबाई, एरिया, और ये क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। आइए मैं इसको समझाता हूं। देखो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। दोस्तों इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, समझ में आ गया। अब आप लोग बोलोगे सर ये है क्या, आइए मैं आपको बताता हूं। एक काम करो, इस रो को आप लोग क्या लिख सकते हो, R, और ये A इधर चल जाएगा, R इंटू ए, और ये L से क्या लगा दो आप लोग, भाग लगा दो। ठीक है। अब आप लोग एक काम करो दोस्तों, कोई एक ऐसा तार लो, आपने कोई तार लिया जिसका मान लेते हैं ये एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ मान लो 1 मीटर। तो ये क्या है 1, इसका मान 1 है, इसका मान 1 है। तो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा ये किसके बराबर होगा, R के बराबर हो जाएगा। तो यानी कोई तार जिसकी लंबाई 1 मीटर है, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा ना, उसे ही हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आ गई। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, अगर कोई 1 मीटर लंबाई के तार का और 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले तार का जो प्रतिरोध होता है ना, उसे ही हम लोग उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। दोस्तों आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जो रेजिस्टिविटी है ना, ये हर पदार्थ की अलग अलग होती है। ये दो चीज पर निर्भर करती है, केवल और केवल ये केवल दो चीज पर निर्भर करती है, केवल दो चीज पर निर्भर करती है, केवल दो चीज पे। पहली चीज कौन सी है, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर मतलब एल्यूमिनियम की अलग होगी प्रतिरोधकता, है ना, सिल्वर की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी। समझ में आ गई। और दोस्तों किस पे निर्भर करता है, ये तापमान पर। अगर आप लोग टेम्परेचर यानी तापमान चेंज करेंगे तब भी प्रतिरोधकता क्या होगी, चेंज होगी। ध्यान रखिए, लंबाई पर, चौड़ाई पर प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती। आप लोग लिख लो, गलती मत कर देना। जो रजिस्टिविटी होती है ना, रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, ठीक है, वो लंबाई पर निर्भर नहीं करती, चौड़ाई पर निर्भर नहीं करती। किस पे करती है, केवल पदार्थ की प्रकृति पर या पदार्थ के प्रकार पर और तापमान पर। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस करता है लंबाई पर, चौड़ाई यानी एरिया पर, और एक इस पर। और ये किस पे निर्भर कर रहा है, पदार्थ की प्रकृति पर, तापमान पर। तो कुल मिला के रेजिस्टेंस आप लोगों की चार चीजों पे डिपेंड करता है। किन चीजों पे, लंबाई पर भी करता है, एरिया पे भी करता है, ये चौड़ाई बोल दो, है ना, टेम्परेचर पे भी करता है, और पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है, पदार्थ के प्रकार पर भी। सिल्वर के अलग होगा, कॉपर का अलग होगा। क्लियर है क्या? आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दोस्तों इस रजिस्टिविटी के बारे में हम लोग कुछ और बात करते हैं। इस रजिस्टिविटी का एसआई मात्रक क्या होगा बताओ, इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक क्या होगा, रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, लो मैंने लिख दिया ओम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। नीचे क्या है, लंबाई, लंबाई का होता है मीटर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, ओम इंटू मीटर बच गया। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। समझ में आ गई बात को? क्लियर? तो किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई या मोटाई या चौड़ाई पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि पदार्थ की प्रकृति और किस पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों मैंने रजिस्टिविटी का आपको ऐसा ही मात्रक भी बता दिया, ओम इंटू मीटर। और आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा,
एक चीज मुझे बताओ, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्रतिरोधकता ज्यादा होगी तो सर उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। तो क्या होता है दोस्तों, जो कांच, रबड़, एबोनाइट है ना, ये इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का मतलब इसमें करंट फ्लो होती नहीं है, इसका मतलब इनकी जो प्रतिरोधकता ये इनकी बहुत अधिक क्या इनमें पाई जाती है, प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी इसमें पाई जाती है। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज, यानी दोस्तों प्रतिरोध को आप लोग सीरीज में जोड़ रहे हैं, श्रृंखला में जोड़ रहे हैं। आप देखो मैं आपको ये वाली एक स्लाइड बता रहा हूं, यहां पर समझा रहा हूं, इसको समझिएगा, ठीक है दोस्तों। कितने ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल नोट बनाते हैं, सर पूरा बताओ, नोट्स कौन कौन बनाता है? अरे नोट्स बनाते हो नहीं बनाते? सब बना रहे हो ना, बहुत अच्छी बात। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया हर वायर का कोई ना कोई प्रतिरोध होता है। जैसे मान लो एक वायर है, इसका प्रतिरोध है 5 ओम, ठीक है। ये कोई दूसरा तार लिया जिसका प्रतिरोध मान लेता है कितना है, 20 ओम है। समझ में आ गया? अब दोस्तों जो प्रतिरोध होता है ना, रेजिस्टेंस, उसको आप लोग एक सिंबल से ऐसे ऐसे दर्शाते हो। ऐसे जैसे मैं बोलूं ये इस वायर का प्रतिरोध है 5 ओम, तो मैंने इसको ऐसे दर्शा दिया, कितना है 5 ओम। इसका मान लो 20 ओम है, तो इसको मैंने ऐसे दर्शा दिया। समझ में आ गई बात को? तो दोस्तों अगर आप लोग प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ते हैं, श्रृंखला में जोड़ते हैं, जैसे मान लो ये पहला प्रतिरोध है 10 ओम का, दूसरा है मान लो 15 ओम का, तीसरा मान लो कितने का है 40 ओम का, ऐसे करके आपने जोड़ दिए। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब आप लोग चाहते हो इसमें करंट फ्लो हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया। बैटरी मान लो कितने वोल्ट की है, मान लो 200 वोल्ट की आपके पास में क्या है, बैटरी है। समझ में आ गई बात को? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि जब करंट निकलेगी 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 निकलेगी, तो जितनी करंट इसमें जाएगी उतनी ही करंट इसमें जाएगी, उतनी ही करंट क्या जाएगी, इसमें जाएगी। क्या कहानी क्लियर है क्या? बताओ सर, हम आज पढ़ते हैं भूल जाते हैं, हर कोई भूलता है, तो बस रिवाइज करा करो। बताओ बताओ, क्या इसमें जितनी करंट जाएगी उतनी ही इसमें जाएगी क्या? बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये है कि सर जाएगी कितनी, तो आप लोग ओम के नियम से जानते हो V बराबर I इंटू R होता है। V का मान आपको दे रखा है 200, आपको ये देखना है यहां से कितनी करंट निकल रही है ना, I, इसको I मान लिया, वो निकालना है, क्योंकि यही करंट इसमें जाएगी इसमें जाएगी इसमें जाएगी। अब R कौन सा रखे प्रतिरोध? दोस्तों यहां पर तो बहुत सारे प्रतिरोध है, तो जब भी आपके पास में बहुत सारे प्रतिरोध है, उनका एक प्रतिरोध निकाल लीजिए, जिसे आप लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी समतुल्य प्रतिरोध, यानी ऐसा प्रतिरोध जो इन तीन प्रतिरोध के समतुल्य हो। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? जब सीरीज में होता है, श्रेणी क्रम में होता है, इनको सिंपली जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, ऐसे आप लोग जोड़ दीजिए। ओके, अगर ये तीन प्रतिरोध पैरेलल में होते तो क्या करते? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर 4 होते तो प्लस 1 अपॉन R4। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं, अगर आप लोगों को सीरीज में यानी श्रेणी में आपको प्रतिरोध दिए हो 2, 10, 20, 40, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो सिंपली आपको उनको ऐड करना है। अगर आप लोगों के पैरेलल में हो, जैसे मान लो ये पहला प्रतिरोध, इसी के जस्ट पैरेलल में आपने दूसरा जोड़ा, इसी के जस्ट पैरेलल में मान लो आपने तीसरा जोड़ा, मान लो ये 5 ओम का था, ये मान लो 10 ओम का था, ये मान लो 15 ओम का था, इसको आपने एक बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आ गई बात को? क्लियर है क्या?
तो अगर मैं बोलूं इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालो तो कैसे निकालेंगे, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, समझ में आ गई बात को? ठीक है दोस्तों, मुझे एक चीज बस यहां पर यह बताना, पैरेलल में एक चीज अलग है। जो करंट निकलेगी ना, करंट निकलेगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी और कुछ इसमें जाएगी। यहां पर सभी प्रतिरोध में करंट का मान सेम नहीं होगा, जबकि सीरीज में, श्रेणी में जितनी करंट इसमें जाएगी उतनी इसमें, उतनी ही इसमें जाएगी। क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ मैं बताता हूं आपको। देखो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक नुकसान है। क्या नुकसान है? मान लीजिए आपने अपने घर में बहुत सारे बल्ब है जो सीरीज में लगा रखे हैं। ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है। तो दोस्तों इसमें क्या जाएगी? करंट जाएगी, इसके बाद में इसमें जाएगी, इसके बाद में इसमें जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों मान लो ये बल्ब खराब हो गया तो इसमें करंट नहीं जा पा रही है, तो करंट क्या आगे पहुंच पाएगी क्या? नहीं पहुंच पाएगी। क्या ये खराब हो गया तो ये पहुंच पाएगी क्या? नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सीरीज में एक दिक्कत है कि अगर कोई एक बल्ब खराब हो तो दूसरे के पास करंट नहीं पहुंचेगी, तीसरे के पास भी कोई भी नहीं जलेगा, ढंग से जल नहीं पाएंगे। तो सीरीज में का ये नुकसान होता है श्रेणी में। यही जगह अगर आप लोग बल्ब को पैरेलल में जोड़ते, जैसे मान लो ये पहला बल्ब है, ठीक है, इसी के पैरेलल में आपने दूसरा जोड़ दिया, इसी के पैरेलल में आपने तीसरा जोड़ दिया। ठीक है, तो दोस्तों जब आप लोग करंट जाएगी ना, कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी। तो इसमें ये बल्ब खराब हो रहा है मान लो, तो लेकिन इसमें तो जा रही है ना करंट अलग से, इसमें तो जा रही है ना, तो पैरेलल में होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं, बहुत सारे, टेंशन मत लो। मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, ये छोड़ो, आ जाओ, मैं अपनी प्रैक्टिस करवाता हूं आपको, कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। यहां पर देखो, आ जाओ आ जाओ। पहले तो आप लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताइए। पहला क्वेश्चन है, दोस्तों ये पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो, इन दो पॉइंट के बीच में 4 प्रतिरोध लगाए गए हैं, इनका इक्विवेलेंट आप लोगों को निकालना है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, एक 2 ओम का है, एक 4 का है और एक 6 ओम का है। इन तीनों को आपने पैरेलल में जोड़ा, इनका इक्विवेलेंट आप लोगों को निकालना है। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। बताइए, बताओ। तो आप लोग सिंपली क्या, मैंने बोला कि ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो। चलिए यहां पर भी ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध निकालो, यहां पर भी निकालो। देखो यहां पर तो क्या है, ए और बी के बीच में जितने भी प्रतिरोध आ रहे हैं वो एक सीरीज में, श्रेणी में। तो जब भी श्रेणी में होता है उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? सिंपली जोड़ दो। 8 + 8 + 8 + 8 कितना हो जाएगा? 32 ओम हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर कैसे निकालेंगे? तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, पहला कितना है 2, प्लस 1/R2 4, प्लस 1/R3 6। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आपने एलसीएम लिया 12, इधर आएगा 6, इधर आएगा 3, इधर आएगा 2। तो 6 + 3 9 + 2 11, 11/12। तो आर इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा आप लोगों का? 12/11। 1/R इक्विवेलेंट 11/12 है तो 12/11 आएगा ना? सही है ना कैलकुलेशन? ठीक है, और करें क्वेश्चन? और करें? आ जाओ आ जाओ, एक क्वेश्चन करवाता हूं बहुत बेहतरीन। रुको, कुछ भी मान लेते हैं। आपने 60 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। मुझे बताओ आप लोग, इस 10 ओम वाले में कितनी करंट फ्लो होगी? इस 10 ओम वाले में कितनी करंट फ्लो होगी? इस 20 ओम वाले में से कितनी करंट फ्लो होगी? इस 30 वाले में से कितनी करंट फ्लो होगी? लो, एक ही क्वेश्चन दे दिया। इससे पहले एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, है ना? चलो ये क्वेश्चन एक बार बाद में करना, पहले से आसान देता हूं थोड़ा सा।
ये मान लो 10 ओम का, ये मान लो 20 ओम का जो प्रतिरोध है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, मान लो आपने 60 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। तो आप मुझे बताइए 10 ओम वाली में से कितनी करंट जाएगी, 20 वाली में से कितनी जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बोला ये 10 ओम, 15 ओम और ये 30 ओम के तीन प्रतिरोध पैरेलल में जोड़ दिए, किससे? 60 वोल्ट की बैटरी से। बताओ बताओ, देखो समझो मेरी बात को। पहले तो आप लोग ये देखो यहां पर इस बैटरी से कितनी करंट निकल रही है, जो मेन करंट है ना जो बैटरी से निकल रही है, वो कैसे निकालेंगे? तो V बराबर I इंटू आर। दोस्तों ये जो I होती है ना वो कौन सी होती है? बैटरी से जो मेन करंट निकलती है उसे बोलते हैं। तो V का मान कितना है? 60 है। I का मान आप लोगों को निकालना है। जो भी सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना इक्विवेलेंट? सर ये दो प्रतिरोध है, इनका एक बनाना है, दो सीरीज में श्रेणी में, तो इनको क्या करना? सिंपली ऐड कर दो, 20 + 10 30। तो I का मान क्या हो जाएगा? 60/30, यानी I का मान हो जाएगा आप लोगों का 2 एम्पियर। समझ में आ गई बात को? बात समझ में आ गई? आ जाइए अब इधर चलते हैं। हाँ, अब देखो कितनी करंट निकल रही है दोस्तों? 2 एम्पियर निकल रही है। आप लोग मुझे बताएंगे 2 एम्पियर कहां पर जाएगी? इसमें जाएगी, और 2 एम्पियर इससे गुजर के किस में जाएगी? इसमें जाएगी। चीजें आप लोगों की आसान है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इधर पहले मैं बोल रहा हूं कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी। सर्किट में करंट फ्लो होने का मतलब इस बैटरी यहां से कितनी करंट निकलेगी, इस वाले आई का मान बताओ। तो V बराबर क्या करना है आप लोगों को? I इंटू आर करना है। V का मान कितना है? 60 है। I का मान निकालना है। R कौन सा लोगे दोस्तों? 3 प्रतिरोध है ना, इनका इक्विवेलेंट लो। कैसे लोगे? तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपने एलसीएम लिया 30, इधर आया 3, इधर आया 2, इधर आया 5 + 1 6/30, 6/30 बोले तो 1/5। तो 1/R इक्विवेलेंट का मान 1/5 है, तो R इक्विवेलेंट का मान कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो I का मान कितना हो जाएगा? 60/5 यानी 12 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, यानी यहां से कितनी करंट फ्लो हो रही है? 12 एम्पियर फ्लो हो रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताइए मिथिलेश जी, सुदीप जी, कि यार ये 12 एम्पियर जो करंट जा रही है ना आगे, यहां पर 12 एम्पियर ये बटेगी ना, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी। बटेगी या नहीं बटेगी? बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है सबसे ज्यादा किस में जाएगी? चलो आप तो मत बताओ कि इसमें कितनी जा रही है, इसमें कितनी जा रही है, इसमें कितनी जा रही है, मत बताओ। मेरा तो क्वेश्चन ये है सबसे ज्यादा किस में जाएगी, इसमें, इसमें या इसमें? बताओ बताओ। अरे बताइए। यार देखो 30 ओम बहुत ज्यादा प्रतिरोध है, इसमें कम जाएगी। 15 ओम थोड़ा कम है, इसमें थोड़ी ज्यादा जाएगी। ये तो बिल्कुल ही कम प्रतिरोध है, इसमें करंट ज्यादा जाएगी। समझ में आ गई बात को? बात समझ में आ गई? इसमें ज्यादा जाएगी। ठीक है, अब जाएगी कितनी? दोस्तों आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी पैरेलल में यानी जब भी समांतर में आप लोग प्रतिरोधों को जोड़ोगे ना, चाहे ये प्रतिरोध हो, ये प्रतिरोध हो, ये प्रतिरोध हो, क्या इनके जो एंड है, क्या इसके जो दो एंड है, क्या इस वाले के जो दो एंड है, वो तीनों मतलब इसके किनारे, इसके किनारे, इसके किनारे, तीनों ही 60 वोल्ट से जुड़े हुए हैं क्या? बताओ यार। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपने बैटरी लगा दी 60 वोल्ट की, तो देखो ये प्रतिरोध के सिरों पर भी विभवांतर 60 वोल्ट का, इस प्रतिरोध के सिरों पर भी विभवांतर 60 वोल्ट का, इस प्रतिरोध के सिरे पे भी विभवांतर 60 वोल्ट का। तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं बोलूं इसमें करंट कैसे निकालेंगे, तो V बराबर I इंटू आर। केवल इसके लिए V का मान कितना है? 60 है। इसमें करंट कितनी जाएगी? I अभी निकालता हूं, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 है, तो I का मान 60/10 यानी 6, तो इसमें करंट जाएगी 6 एम्पियर। इसका मुझे बताओ, इसका मुझे बताओ V का मान कितना है? इसके लिए 60 है,
आई आर, इसका रेजिस्टेंस कितना है 15 है ना, तो आई का मान कितना 60/15 4, तो इसमें जाएगी 4। इसमें कितनी जाएगी, वही V बराबर आई इंटू आर लगा दो, ठीक है ना। तो इसके लिए V का मान कितना है 60 है, इसमें आई कितनी जाएगी, इसका रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 60/30 2, तो इसमें कितनी जाएगी 2 जाएगी। क्लियर है क्या। तो ये जो टोटल 12 थी उसमें से 6 वहां चले गई, 4 इधर चले गई, 2 इधर चले गई। समझ में आ गई बात को, क्लियर है, ठीक है। आ जाओ अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं हीट जनरेशन की। सर ये हीट जनरेशन क्या है, देखो दोस्तों जब भी कोई वायर, जैसे मान लो कोई वायर है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, मैंने मान लिया आर है, इसमें मान लीजिए कुछ करंट फ्लो हो रही है आई, तो जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होती है ना, तो उसमें क्या होती है, हीट डेवलप होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ये हीट जो डेवलप होती है ना, इसी का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग उपकरण बनाने में करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है हमारे घर में आयरन प्रेस होती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, अरे घर में प्रेस है क्या, प्रेस आयरन, जिससे कपड़ों पर प्रेस करी जाती है, तो बिजली से तो चलती है, तो करंट से वो इतनी गर्म कैसे हो गई, क्योंकि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसमें हीट डेवलप होती है। जैसे आपने देखा होगा गीजर, बिजली से आप लोगों ने क्या करा, पानी गर्म कर दिया, क्यों, क्योंकि जब भी किसी में करंट फ्लो होती है ना उसमें हीट डेवलप होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखेंगे एक छोटी सी बात को, ठीक है। मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, रुको इस जगह बताता हूं, ये जगह खाली है, आ जाओ। देखो दोस्तों जब भी कोई वायर है, मान लेते हैं उसका कुछ रेजिस्टेंस है आर, उसमें जो करंट फ्लो रही है मान लेते हैं आई, तो जिस वायर में हीट डेवलप होगी ना वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। यानी अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, अगर उसमें करंट को डबल कर दोगे तो हीट क्या हो जाएगी, 4 गुना फ्लो होगी, क्योंकि हीट जो प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, जितना ज्यादा आई स्क्वायर होगा करंट ये हीट उतनी ज्यादा डेवलप होगी। किसी भी वायर में जो हीट डेवलप होती है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है, किसी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा तो उसमें हीट ज्यादा डेवलप होगी। दोस्तों किसी भी वायर में जो हीट डेवलप होती है वो टाइम के प्रोपोर्शनल होती है, कितने समय के लिए करंट फ्लो हो रही है, करंट ज्यादा समय के लिए फ्लो होगी तो क्या होगा, हीट ज्यादा डेवलप होगी। तो इन तीनों को मिलाओगे तो H क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाओगे तो H बराबर क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। समझ गए बात को। तो अगर किसी वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है कैसे निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर आर इंटू टी से। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है ना, तो आई स्क्वायर को आई लिख दूं, आई इंटू आई या आर इंटू टी, तो हीट बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, तो वी इंटू आई इंटू टी। ठीक है, समझ में आ गई बात को, आ जाओ। तो ध्यान रखिएगा जो हीट डेवलप होगी उसका फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर इंटू टी। और दोस्तों इस नियम को, ये नियम हम लोगों को किसने बताया, जूल ने बताया, तो इसीलिए हम लोग इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, यानी जूल का तापन नियम या जूल का ऊष्मीय नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ये जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक हीटर होता है, गीजर होता है, उसमें हम लोग ऐसे तार का इस्तेमाल करते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा ना तो उसमें हीट बहुत ज्यादा डेवलप होगी दोस्तों। क्लियर है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। देखो दोस्तों पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की शक्ति को ही हम लोग कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर आप लोग किसको बोलोगे, देखो तो इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलोगे, जैसे आपने देखा होगा मार्केट से जब आप लोग कोई बल्ब लेकर आते हो तो उस पर लिखा होता है 1000 वाट या 100 वाट, तो वो वाट क्या है, वो उसकी क्या है, पावर है। समझ गए बात को, अरे समझे या नहीं समझे। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, आप लोगों का रेट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क करा, कितने टाइम में करा। अब ये वर्क, इसमें एनर्जी डेवलप हो रही है, एनर्जी एक प्रकार की वर्क ही तो है, तो कितनी एनर्जी से डेवलप हो सकती है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, नीचे टाइम है ना, तो टाइम से टाइम कट जाएगा, पावर का फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर इंटू आर। ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है, तो पावर का एक फॉर्मूला आ जाएगा V इंटू आई भी आ जाएगा। ठीक है, तो पावर का एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया और एक ये वाला फॉर्मूला। समझ में आ गई बात को, ठीक है। तो और अगर आप लोगों से पूछा जाए पावर का फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया, V इंटू आई भी है, आई स्क्वायर आर भी है। पावर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, वॉट होता है। अब इधर देखो, अब मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं, रुको सुनो, ये लास्ट स्लाइड जो ब्लैंक पड़ी है क्या है, अच्छा ब्लैंक नहीं है, एक सेकंड रुको, इसको मैं रुको रुको रुको,
डिलीट करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो इधर, देखो देखो, आप लोगों को पता है, जैसे हम लोग बात करते हैं बिजली की खपत की, बात करते हैं बिजली की खपत। जैसे आप लोगों के शहर में मान लो 1 यूनिट के 10 रुपए लगते हैं, और आप लोगों ने महीने में मान लो 100 यूनिट खपत करी, तो आपके महीने के अंत में बिजली का बिल कब आए, कितना आएगा, 1,000 रुपए का आएगा ना। तो ये आप लोग कैसे निकाल सकते हो बिजली की खपत, आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सिंपल सी चीज है, जब 1 किलोवाट का कोई उपकरण हो सकता है, 1 किलोवाट का मतलब 1,000 वाट, 1,000 वाट का बल्ब भी हो सकता है, 1,000 वाट की टीवी भी हो सकती है, 1,000 वाट का फ्रिज भी हो सकता है, 1,000 वाट का एसी भी हो सकता है। तो अगर 1 किलोवाट यानी 1,000 वाट का कोई उपकरण अगर आप लोग 1 घंटे चलाते हो ना, तो जो खपत होगी ना बिजली की, उसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। दोस्तों अगर 1 किलोवाट का कोई उपकरण आप लोग 2 घंटे चलाओगे तो कितनी खपत होगी, 2 यूनिट की होगी। अगर 1 किलोवाट का कोई उपकरण आप लोग 3 घंटे चलाओगे तो कितनी खपत होगी, 3 यूनिट की खपत होगी। इसका जस्ट उल्टा, 1 किलोवाट का 1 घंटे चलाते हो तो 1 यूनिट की खपत होती है। अगर आपने 2 किलोवाट का चलाया तो 1 घंटे, तो 2 यूनिट की खपत होगी। अगर आपने 2 किलोवाट का 2 घंटे चलाया तो सर 4 यूनिट की खपत होगी। अगर आपने 5 किलोवाट का 8 घंटे चलाया तो कितने यूनिट की, 8 पंजे 40, तो 40 यूनिट की खपत होगी। समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई बात को। मनीष कुमार जी बोल रहे हैं, सर आप बहुत गंदा पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच मनीष जी, आपने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, ठीक है। बट आप लोग मुझे कारण भी तो बताइए, क्या गंदा है, क्या मेरी स्लाइड्स में मेहनत कम है या आपको मैं समझा नहीं पा रहा हूं, ये तो बताओ। है, कोई बात नहीं है। तो हमेशा ठीक रहा मत पढ़ो, मेरे को कोई बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेटा अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो मेहनत 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, ठीक है। आ जाओ, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया, प्लीज ध्यान से आप लोग समझिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप लोग समझिएगा, इसका आंसर दीजिएगा और बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। मुझे पता है आपको आ जाएगा, आराम से आप लोग लिख के आराम से आप लोग सॉल्व कर दोगे। मैंने दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आपके घर में 500 वाट के 2 बल्ब है, 2 बल्ब है जो रोज आप लोग 4 घंटे चलाते हो, रोज 4 घंटे चलते हैं, रोज 4 घंटे चलते हैं। आपके पास में 1,000 वाट का टीवी है जो रोज 6 घंटे चलता है, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर है। मेरा क्वेश्चन ये है, आपके शहर में 8 रुपए लगते हैं 1 यूनिट के, तो महीने के अंत में आपका बिल कितना आएगा बताओ, महीने के अंत में। आराम से कोशिश करो, कोई बात नहीं, नहीं बनाया तो मैं समझाऊंगा जब समझ में आ जाएगा, बट एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए, बताओ, बताइए, बताओ। आंसर बताइए जल्दी से। बताओ बताओ क्या होगा इसका आंसर, आइए मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों 500 वाट के 2 बल्ब है, क्या मैं 1,000 वाट का एक बल्ब मान लूं, क्या टोटल पावर कितनी हो गई, 500 वाट के 2 है तो 1,000 का एक मान लो, ठीक है। तो 1,000 वाट का एक बल्ब मान लेते हैं। 1,000 वाट का मतलब क्या है, 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट का कितने घंटे चला रहे हो, रोज 4 घंटे, तो 1 किलोवाट की चीज अगर कोई 4 घंटे चलती है तो कितनी बिजली खाएगी, 4 यूनिट खाएगी। तो बल्ब तो टोटल 4 यूनिट खा रहे हैं। दोस्तों 100 वाट का टीवी है, 100 वाट का मतलब 1 किलोवाट का टीवी है, रोज कितना चल रहा है, 6 घंटे। तो जब 1 किलोवाट का टीवी अगर 6 घंटे में 6 घंटे चलेगा तो 6 इंटू 1 6, तो 6 यूनिट की खपत हो रही है, ठीक है। रोज टीवी भी
और आपके बल्ब वगैरह सब मिला के 6 + 4 10, यानी एक दिन में 10 यूनिट की खपत हो रही है। एक दिन में 10 यूनिट की खपत हो रही है। महीने में कितनी होगी? महीने में 30 दिन होता है, तो 10 × 30 बोले तो 300 यूनिट। दोस्तों एक यूनिट के कितने रुपए लगते हैं? 8, तो 300 × 8 करो, 300 × 8 कितना हो जाएगा? 2400 रुपए का आपका बिजली का बिल आ जाएगा। समझ गए बात को? क्लियर है? चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। इसके बाद में है ना, कल तो आपका संडे हो गया, कल तो छुट्टी रहेगी, मंडे को हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, इसका जो बाकी आगे वाला पार्ट है। क्लियर है क्या? चलिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और टेस्ट जरूर अटेंड कर लिया करो जैसे ये कोई भी चैप्टर आप लोग पूरा करते हो जब। बाय बाय।